सभी मित्रों को, भाई बहनों को मेरा नमस्कार, बूढ़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मैं पंडित मानस राज ऋषि, ऋषि कुटीर का संस्थापक, ऋषि इंटरप्राइजेज का ऑनर, पूरे गणपति गांव, पृथ्वीगंज नगर पंचायत, प्रतापगढ़ शहर, उत्तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश में भारत में बहुत ही कम बड़े डेवलप्ड सिटी हैं। मेट्रो सिटी, मेगा सिटी बहुत ही कम है। ठीक है। उसके बाद कुछ साधारण स्तर के सिटी हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, और कुछ हैं उससे भी कम डेवलप है। तो ये सबसे कम डेवलप शहरों में प्रतापगढ़ भी है। उसी तरह से जैसे छोटा शहर, उसी तरह से ये जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, जैसे पृथ्वीगंज नगर पंचायत है, तो उसी तरह से ये भी बहुत ही कम डेवलप है। शिक्षा का स्तर, जागरूकता का स्तर, इन चीज़ों में बहुत ही पिछड़ा हुआ है और लोग अच्छी शिक्षाओं को लेने के लिए दूर तक लोगों को जाना पड़ता है। अगर अच्छी शिक्षाएं यहाँ नज़दीक में हैं भी, तो भी वहाँ पर जो वहाँ फीस को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो चीज़ें नहीं हैं कि जो उनको दूर जाने पर मिल जाती हैं। वो क्वालिटी नहीं है, वो शिक्षण की क्वालिटी नहीं है, तो इसलिए लोगों को मजबूरन दूर जाना पड़ रहा है। इस पृथ्वीगंज नगर पंचायत में एक ऐसा स्कूल तक नहीं है कि जहाँ पर लोग निश्चिंत हो कर के अपने बच्चों को भेज सके कि यहाँ पर जो है शिक्षा उनको अच्छी मिल रही है। एक ऐसा स्कूल नहीं है। स्कूल तो हैं, काफ़ी हैं, लेकिन लोगों को ज़्यादातर अपने बच्चों को 6-7 यार्थ या छोटे बच्चों को बस से यहाँ से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर भेजना पड़ रहा है, जिसको वो अच्छा स्कूल समझते हैं, और वैसी शिक्षा वो यहाँ अगर चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं मिल सकती। मोबाइल तो सभी चलाते हैं, चाहे पृथ्वीगंज के लोग हों, चाहे दिल्ली के बैठे लोग हों, चाहे मुंबई के बैठे लोग हों। सुविधाएं सभी ले रहे हैं, पैसे सभी खर्च कर रहे हैं उस भोग को भोगने के लिए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, जो डेवलपमेंट है, जो समृद्धि है, जो विकास है, यहाँ नगण्य है। इस तरह से सिर्फ पृथ्वीगंज नगर पंचायत नहीं, बहुत सारे क्षेत्र हैं इस क्षेत्र के, और उसका कारण जो है, उसका कारण सिर्फ एक है कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। जागरूकता क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें। हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, चुनाव हुआ तो हमको किस तरह के नेता का चुनाव करना चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, इसलिए लोगों के अंदर विकास भी नहीं है। जो लोग अपने नेता को बैठाते हैं, कुर्सी पर जिताते हैं, उनसे पूछिए कि आपने हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था की, और विकास में कितनी सारी चीज़ें आती हैं कि जो यहाँ पर ज़रूरी हैं। आपने क्या दिया, क्या देने की कोशिश की, प्रधानमंत्री की कितनी योजनाओं को आपने हमारे घर तक लाने की कोशिश की, नहीं हो पाता है ऐसे क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर नेता, ज़्यादातर जीते हुए लोग भेदवाद में फंसे होते हैं, जातिवाद में फंसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए। वो न प्रकृति के बारे में विचार करते हैं, ना चिंता करते हैं, ना लोगों की ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं। वो एक टारगेट पूरा करते हैं, पेपर वर्क करते हैं। हालांकि सभी नहीं होते, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र का नेता ऐसा है। मैं किसी एक विशेष क्षेत्र को भी नहीं कह रहा हूँ। ज़्यादातर छोटे शहरों में इस तरह के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, नगर पंचायत हैं, ज़्यादातर मैं एक जागरूकता का कॉमन जो लेवल है वो बता रहा हूँ। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ के नेता, जहाँ के लोग जागरूक हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा डेवलप कर जाता है। अब पृथ्वीगंज जैसा क्षेत्र अभी तक डेवलप नहीं कर पाया था। अब लोगों की आशा, लोगों की उम्मीद, वर्तमान नेता इसको कितना डेवलप करते हैं, उसके आधार पर ये तय होगा कि यहाँ का नेता कितना जागरूक है। तो ये चीज़ें कैसे बदल सकती हैं, यह मेरी मातृभूमि थी, इसी विचार से मैं यहाँ पर आया। और इससे पहले मैं क्या किया, बहुत सारे लोगों को मैं बताता ही नहीं, क्योंकि मैं एक आम नागरिक की तरह लोगों के बीच में घूमता हूँ, फिरता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ, लोग जान नहीं पाते।
लोग समझते हैं हमारी ही तरह है, वास्तव में उनकी तरह हूँ, इसीलिए ऐसा व्यवहार मैं रखता हूँ और यही मुझको पसंद है, ये मेरी लाइफ है, क्योंकि हमारी मिट्टी, हमारी भाषा है, हमारे लोग हैं। तो इस व्यवहार की वजह से वो कभी नहीं जान पाते कि मैं बाहर किस किस स्तर पे काम किया हूँ। तो पूरे जयपुर में 2010 में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जब बन रहा था तो 9 ग्राम पंचायत थे। 9 ग्राम पंचायत जिनकी ज़मीनें महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में सेज में गई हुई थी, तो वो लोग आक्रोश में थे, वो लोग आंदोलन कर रहे थे। सबको मुआवजा मिला था, लेकिन बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी जिनके ऊपर लोग आक्रोश कर रहे थे, तो उनके पीछे भड़काने वाला कोई अलग व्यक्ति था। अब इस आक्रोश को ख़त्म किया कैसे जाए और सेज का प्रोजेक्ट आगे कैसे जाए, तो बहुत ढूंढने के बाद उनको मैं मिला, मुझको ऑफ़र किया। मैं वहाँ पर 1 साल काम किया, सारा आक्रोश बंद हुआ। भड़काने वाले लोग, एक मतलब एक कूटनीति होती, कुछ बिगड़े भी नहीं, सब बन भी जाए और सब एक छत में के नीचे आ भी जाएं, इस पे कैसे काम करना था। काफ़ी अच्छा अभ्यास, काफ़ी अच्छा अनुभव मिला वहाँ से और ये प्रोजेक्ट सफल हुआ। उसके बाद एक नेचुरोपैथी डॉक्टर के रूप में हमने काम किया और फिर उसके बाद 2014 में गांधी आश्रम में असिस्टेंट डॉक्टर के रूप में, नेचुरोपैथी असिस्टेंट डॉक्टर के रूप में वहाँ का जो नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट था वहाँ पर काम किया। फिर पुस्तकों को लिखने का शौक़ हुआ तो पुस्तकें लिखने लगा, ईश्वर की कृपा हुई तो पुस्तकें मेरी इंटरनेशनल मार्केट में पब्लिश होने लगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी साइट में मेरी पुस्तकें पब्लिश होने लगी। 2018 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और उसके बाद एशिया रिकॉर्ड भी बना। फिर उसके बाद कुछ अवार्ड, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड अपने आप ही हमारे घर तक, हमको पता भी नहीं था कि इतना अचीवमेंट मैंने कर लिया है कि मुझको ये अवार्ड मिला, और अवार्ड वो मेरे पास तक आके पहुंचा, जिसमें बाकायदे आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, इन सब के द्वारा रजिस्ट्रेशन या इनकी मुहर लगी थी। किसी नॉर्मल साधारण ट्रस्ट से बना हुआ कोई सर्टिफिकेट अवार्ड नहीं। और सबसे बड़ा जो काम, जैसे कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी अपने आप में काम करना एक चुनौती थी, उसी तरह गांधी आश्रम में डेवलपमेंट आ गया। अब डेवलपमेंट वहाँ पर करना था और 750 बस्तियों के साथ गांधी आश्रम को कवर करके डेवलप करना था। और 750 लोगों की बस्तियां थी, लगभग 5 बस्ती थी, और इन सभी लोगों को नया मकान बना करके, नई बिल्डिंग्स बना के दूसरी जगह शिफ्ट करना था। और 750 लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग थे जो 20 साल पहले आए थे, कुछ लोग जो 40 साल पहले आए थे, और कुछ लोग थे जो गांधी जी के टाइम पर वहाँ पर बसाए गए थे। तो ऐसे लोग वहाँ पर आए थे। वहाँ पर किसी को ज़मीन किसी ने खरीदी नहीं थी। जो जॉब में आए थे, जैसे कोई सरकारी टीचर बन के वहाँ पर आया, कोई गांधी आश्रम की ट्रस्ट में काम करने आए, तो ऐसे लोगों को क्वार्टर मिलते चले गए और वो सभी वहाँ पर रहने लगे, बस गए। और जो उस समय के पुराने भाड़े थे, उसका जो हिसाब था, जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, तो जो स्टार्टिंग उनका जो भाड़ा था वो अभी तक चला आ रहा था उसी हिसाब से। इन सब लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना था और ये सब लोग साबरमती नदी के किनारे की बस्ती थी, उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं। और वहाँ के जो ट्रस्टी थे, आनंदीबेन पटेल के दामाद, और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बराबर गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब ये बात जो है, जाएं कैसे, और अभी तक इसका कोई गजट नहीं आया, क्योंकि जब अंदर से सर्वे किया गया कि लोग नहीं जाएंगे तो क्या किया जाए। तो इसके बारे में एक कमेटी बैठी और कमेटी में ये तय हुआ कि कुछ ऐसा कोई फाइल बननी चाहिए कि जो कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाले कि जिसके कारण, जिसमें जो है एक ऐसा रीजन लिखा हुआ हो कि उस रीजन के कारण लोगों को यहाँ से लोग जाएं और जा कर के उनको अच्छे मकान मिल सके, मुआवजे मिल सके। और उस रीजन के लिए 3-4 लोगों को ऑफ़र किया गया, और जितने लोगों को ऑफ़र किया गया उन्होंने वर्क नहीं किया, और मैंने ईमानदारी से इसमें वर्क किया। एक फ़ाइल तैयार की कुछ पन्नों की, प्रूफ के साथ में, कि गांधी जी के समय से जो लोग आए थे तो वो गांधी जी को फॉलो कर रहे थे, और उनकी जो संतानें थीं
उनके पुत्र या उनके पौत्र पौत्रियाँ यहाँ पर रह रहे थे, तो उनका जो लाइफ स्टाइल था और जो गांधी जी के टाइम का लाइफ स्टाइल था, दोनों में क्या अंतर था। तो उस अंतर को मैंने अपने इसमें जो है सर्वे में डाला, अपनी फाइल में डाला और प्रूफ के साथ डाला। बहुत सारी ऐसी चीज़ थी कि यहाँ पर लोग, काफ़ी लोग माफिया की तरह जो है आ गए थे। उनकी जो संतानें थीं और मोस्टली 40% लोग जो है व्यसन में, शराब में, दारू में आ गए थे। कहीं कहीं पर छुप छुपा करके दारू की भट्टियाँ भी एक दो जगह बन गई थी और आए दिन गाली गलौज मारपीट ऐसे भी लोग आ गए थे। मैं भी जो है ऐसे लोगों का सामना मुझको वहाँ पर रहते हुए करना पड़ा। तो फिर भी मैंने उन सब का प्रोजेक्ट एक तैयार किया। वो फ़ाइल जो है मैं ले गया और वो फ़ाइल जयेश भाई पटेल को मैंने दिया, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं गांधी आश्रम के। और जयेश भाई पटेल को ये फ़ाइल पसंद आई तो इन्होंने जो है इसको आगे किया। उसके बाद इस फाइल को ही मुद्दा बना करके एक गजट किया गया और ये गजट आया है कि अब गांधी आश्रम के 750 घरों में को लेकर के पूरे गांधी आश्रम में डेवलपमेंट होगा। 750 घरों को जो है यहाँ पर छोड़ करके दूसरी जगह बसाया जाएगा और उनको पर्याप्त जो है, जो मुआवजा है, मकान है, जो भी वो चाहेंगे सब सही कीमत के अनुसार से दे दिया जाएगा, जबकि वो सभी किराएदार थे फिर भी मिलेगा। अब इस बात से वहाँ पर आंदोलन हुआ तो पहला जो इन लोगों का एक टारगेट था, ये तो पूरा हो गया कि गजट कैसे निकाला जाए, क्योंकि बिना निष्कर्ष के, बिना प्रूफ के कोई गजट ऐसे निकाल नहीं सकता। तो इस गजट में को निकालने के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क था ये काम आया। अब जब ये आक्रोश पैदा हुआ तो आए दिन ये 750 घर जो है मीटिंग करने लगे, एक जगह इकट्ठा होने लगे, माइक लगा के, साउंड लगा करके और सरकार को गालियां देते हुए, ठीक है, भद्दे भाषणों के साथ में माफियाओं, जो वहाँ पर माफिया पैदा हो गए थे, तो ये सब मिल करके ये सब करना शुरू किया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अब इस प्रॉब्लम को भी वो लोग पूरा तंत्र नहीं सॉल्व पूरी तरह से कर पा रहे थे। तो फिर फाइल मेरी गई हुई थी, तो मुझको ईश्वर का सौभाग्य उस जगह पर, उस मीटिंग में फिर बैठने का मौका मिला जयेश भाई के साथ में कि क्या किया जाए मानस। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो कुछ अंश कर सकता हूँ, का मैं कुछ अंश करता हूँ। देखिए, कूटनीति जब होती है, कूटनीति होती कैसे है। जब कूटनीति चलती है तो एक आपस में समझौता हो जाता है कि हमारे सामने वाला जान रहा है कि मैं कूटनीति करूँगा और वो चाह भी रहा मैं कूटनीति करूँगा, लेकिन फिर जो मैं करूँगा वो सामने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। और ये समझौता होता है कि जो मैं करने वाला हूँ मैं तुमको बताऊँगा नहीं, जब तक मैं उसको कर ना लूँगा। तो अब ये तय हुआ, जो लीडर्स थे इस पे काम कर रहे थे उस आंदोलन में, कि ये जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो उस समय तक जो है वो मुझको ये गांधी आश्रम का तंत्र समझते थे और मुझको भी अपना विरोधी ही मानते थे। हालांकि हमारा कभी इस तरीके से कभी कोई आमना सामना कोई बातें नहीं हुई, सब साथ में मिल कर के ही रह रहे थे। मैं भी उस बस्ती के बीच में मुझको बंगला मिला हुआ था, लेकिन मानसिक रूप से मैं उनसे पृथक था, अलग था, क्योंकि गांधी आश्रम की टीम अलग तरफ थी और बस्ती की टीम अलग तरफ थी। दो भाग पड़ बट गए थे, जो है दो टीम समझ लीजिए बन गई थी अपने आप। तो मैं कूटनीति के रूप में 750 घरों में से 5-5 हज़ार मांगा गया कि एक केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो आपको पता है कि अगर 100 लोग रोज़ उनको जलेबियाँ खिलाओ और एक दिन कह दो कि भाई कल जो जलेबी आप खाने आओगे तो 10 रुपये दक्षिणा की भी ज़रूरत है, चढ़ा देना, तो 100 लोग फिर नहीं आएंगे, तब 10 ही लोग दिखाई पड़ेंगे। वही हुआ। 5 हज़ार की जब बात आई तो अगले अगले दिन जो है लगभग 20% लोग आए, बाकी लोग नहीं आए। उसके बाद जब पैसा देने की बात आई तो लोग गायब नहीं हुए, लोगों ने शुरुआत नहीं की।
तो फिर जो है उसमें आपस में ही उन लोगों की गुटबंदी थी कि जब कोई नहीं पैसा देगा तो हम में से किसी 2-4 को आगे आके पैसा देना है। तो वो लोग शुरू किए अपना प्लान के अकॉर्डिंग काम। तो 2-3 लोगों ने 5-5 हज़ार निकाले। तो फिर मैं भी 5,000 रुपये ले आया और उनको दिया। वो मुझको देखे, पूछे कि ये क्या है? तो मैंने कहा कि ये मेरी तरफ से। बोले आप तो किराएदार हो नहीं। तो मैंने कहा मैं किराएदार नहीं हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे बीच में रहता हूँ, और जैसे तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से नहीं जाओ, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ से नहीं जाओ, बस यही बात है। इसलिए मेरा ये 5,000 मेरी तरफ से। लोगों ने स्वीकार किया। दूसरे दिन से मेरा सम्मान बढ़ गया उस 5,000 को लेकर के, और उस आंदोलन का मैं एक हिस्सा बन गया। उस आंदोलन का हिस्सा बनने के साथ साथ जो है फिर क्या हुआ कि तब थोड़ा सा जयेश भाई पटेल को काम करना आसान हो गया, फिर उन लोगों को ऑफ़र देना आसान हो गया, और धीरे धीरे सारा मामला सुलझ गया। धीरे धीरे सभी जो है राज़ी हो गए। सभी जो है वहाँ से उनको जो मकान मिले थे वहाँ जा कर के रहने लगे। और मैं भी, मुझको भी जाना था क्योंकि मुझको भी जो सेंटर मिला हुआ था, रहने की जगह मिली हुई थी, उसका भी रिनोवेशन होना था, और फिर वहाँ रह पाना, वहाँ कर पाना, उस डिपार्टमेंट को चला पाना आगे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि फिर वो डिपार्टमेंट बंद ही हो गया। तो गांधी जी के समय से प्राकृतिक चिकित्सा का जो वो डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था, तो वो फिर उसका जो अंतिम जो डॉक्टर था, अंतिम जो उसका एज ए डायरेक्टर और एज ए डॉक्टर, मैं दोनों वहाँ पर था। तो ये जो है सबसे अंतिम सदस्य मैं उस रूप में वहाँ पर था। तो उसके बाद फिर इच्छा हुई कि मैं करूँगा कहाँ। बहुत सारे ऑफ़र्स थे, क्योंकि पूरे गुजरात में मैंने बहुत अच्छे संबंध बना रखे थे, और यूनिवर्सिटियों से अच्छे अच्छे संबंध मेरे बन रखे थे। तो कई जगह से ऑफ़र थे, कई लोगों से ऑफ़र थे कि हम दे रहे हैं जगह, या हमारा हॉस्पिटल चलाइए। लेकिन मैंने मातृभूमि को चुना और प्रतापगढ़ आया, यहाँ पर शुरुआत की। पिताजी के साथ शुरू करना चाहता था, पिताजी ज़्यादा दिन साथ नहीं दिए मेरा। फिर भी उन्हीं के नाम से मैंने ऋषि कुटीर, जिसमें जो है प्रकृति से, योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से, या जो भी समाज के लिए, प्रकृति के लिए हितकर है, ऐसे विषयों को जोड़ करके लोगों को जागरूक कर सकूं, चल सकूं, कुछ कर सकूं। तो ये काम में मेरा जो पुराना जीवन भर का अनुभव था उसको मैं झोंक सकूं, इसमें डाल सकूं, तो इस आधार पे काम शुरू किया। और आने वाली पीढ़ी में बच्चों के लिए कुछ विशेष व्यवसाय को तैयार करने के लिए ऋषि इंटरप्राइजेज की स्थापना की। ऋषि इंटरप्राइजेज के अंतर्गत अभी इंटरनेट वाईफाई के कनेक्शंस जो है घर घर में लगाए जाते हैं। तो इंटरनेट के साथ में टीवी चैनल्स, और उसके साथ साथ में लैंडलाइन नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो पूरे प्रतापगढ़ क्षेत्र हमारा एरिया है। और उसके साथ साथ में कुछ क्रिएटिव वर्क हैं ऋषि इंटरप्राइजेज में। डिजिटल कंपोजिंग वर्क हम सिखाते भी हैं, डिजिटल कंपोजिंग वर्क करते भी हैं। अभी नवरात्रि में, दशहरा में काफ़ी अच्छा वर्क हुआ है, और ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को जॉब भी दे रहे हैं, लोग यहाँ से जुड़ भी रहे हैं, पूरे प्रतापगढ़ के आधार पे वर्क भी कर रहे हैं। तो हमारा एक ही मकसद रहा कि क्षेत्र में ऐसे लोग कुछ काम करें, कुछ अलग हट के करें, कि बाहर के लोग अपने क्षेत्र से जुड़ें। और बाहर के लोग अपने क्षेत्र से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए देखिए, दुकानें तो सभी खोल सकते हैं, किराना की दुकानें सभी खोल सकते हैं, दूध की डेयरी सभी खोल सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी सभी खोल सकते हैं। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी खुल गई तो कहाँ के लोग आकर के डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ लेंगे? क्षेत्रीय लोग। अब पृथ्वीगंज में डिजिटल लाइब्रेरी है तो रानीगंज वाला नहीं आएगा, दूध की डेयरी के लिए रानीगंज वाला नहीं आएगा, 7 किलोमीटर दूर वाला नहीं, क्योंकि वहाँ भी दूध की डेयरी, वहाँ पर जाएगा वो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, अब जैसे ऋषि इंटरप्राइजेज की सर्विस सबनसा तक जाती है, पट्टी तक जाती है, काला कांकर तक जाती है। तो कुछ ऐसी सर्विसेज जिसका लाभ दूर तक के लोग ले सकें, कुछ ऐसे व्यवसायियों को आगे आना पड़ेगा।
जैसे एक दिन मैंने देखा कि अभी उनीश मिश्रा जी इस क्षेत्र में मैंने देखा कि वो इंटरलॉक वाले ईंटें बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों का ऐसा वर्क है कि जिनकी सर्विसेज दूर तक जाती है। तो ऐसे ही लोग जुड़ करके, ऐसे ही लोग जो है इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए वर्क कर सकते हैं। शराब की दुकानें डेवलपमेंट नहीं कर सकती, नेता नहीं कर सकते, जीते हुए लोग नहीं कर सकते, कुर्सी पे बैठे लोग नहीं कर सकते। हमारी सोच कर सकती है, हमारा व्यवहार कर सकता है, हमारे आपके जीने का स्तर कर सकता है, हमारे आपके कार्य करने का तरीका, हमारा आपका कर्म, हमारे आपकी जो कम्युनिटी है, ठीक है। तो मैं कभी भी आप मुझको अनायास बैठे हुए नहीं देखोगे कि कहीं बैठ के चौराहे पर मैं राजनीति की बातें कर रहा हूँ। कभी नहीं, किसी ने कभी देखा होगा तो बोल दीजिएगा, मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ, और लेकिन क्षेत्र में मुझको देखा होगा ज़रूर। जब तक आप नाजायज़ समय क्षेत्र में व्यर्थ करते रहेंगे, तब तक क्षेत्र में कोई विकास होने वाला नहीं, कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं। समय सबसे अनमोल है। आप प्रॉपर्टी डीलिंग यहाँ बहुत होती है, लोग कहते हैं ज़मीन सबसे बहुमूल्य है। ज़मीन बहुमूल्य नहीं है, लोग कहते हैं कुछ सोना सबसे बहुमूल्य है। सोना भी बहुमूल्य नहीं, सबसे बहुमूल्य आपका समय है, और समय के साथ साथ आपका ज्ञान है, आपका जीवन है। आप इनसे बहुमूल्य कुछ नहीं। और ये तीन चीज़ें हैं, समय, ज्ञान और जीवन, ये तीन चीज़ें हैं। तभी आपके पास पैसा भी है, तभी आपके पास ज़मीन भी है, तभी आपके पास समृद्धि भी है, और चौथी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका परिवार सुखमय है। पता लगा आपके पास पैसा लेकिन परिवार ही सुखमय नहीं हो तो क्या फ़ायदा? क्यों नहीं सुखमय है? उसका कारण आप जानते हो। सुखमय होना चाहिए, सुखमय करिए, उसके लिए प्रयास करिए, खुद को बदलिए, आगे बढ़िए, क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति बनिए, गलत चीज़ छोड़िए, तभी संभव हो पाएगा। और इधर उधर नाजायज़ समय को व्यर्थ मत करिए। अपने माइंड को फालतू के बिजनेस में मत लगाइए कि जिसमें आपको व्यसन में घुसना पड़े। हर आदमी गली गली घूम के कुछ ना पढ़ा लिखा, ना नॉलेज है, प्रॉपर्टी डीलर हूँ मैं। अरे ये क्या है यार, तुम कुछ अच्छा काम कर लिए होते, कुछ अच्छा अपने आधार पे कर लिए होते। तो जिसको देखो यहाँ तो जो है 50% 60% प्रॉपर्टी डीलर ही घूम रहे हैं। इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर, फिर भी क्षेत्र का विकास नहीं। बड़ी चिंताजनक बात क्षेत्र के लिए है, नहीं करनी चाहिए। आपको चिंता करनी होगी, चिंता करेंगे तो क्षेत्र आगे बढ़ेगा, नहीं तो हमारा बिजनेस पृथ्वीगंज के बाहर भी चल रहा है। आप मुझको दीपक मत बनाइए, क्योंकि दीपक तले अंधेरा होता है। आप मुझको मोमबत्ती भी मत बनाइए, उसके भी तले अंधेरा होता है। मैं बल्ब बनना चाहता हूँ, और आप इस बल्ब को बनने में सपोर्ट करिए। आप खुद भी बल्ब बनिए कि जिसके ना नीचे अंधेरा हो, ना ऊपर अंधेरा हो, चारों तरफ अंधेरा हो। आप ऐसा प्रकाश बनना है मुझको, और आप मुझको दीपक बना देंगे तो पृथ्वीगंज के लोग कभी जागरूक नहीं होंगे। मैं तो अपना काम पृथ्वीगंज से बाहर करता रहूँगा। पृथ्वीगंज में आया हूँ, और भारत के दूसरे राज्य तक काम करता हूँ। मैं पंडित मानस राज ऋषि हूँ। बहुत लोग अटकलें लगाते हैं, अजीब अजीब बातें भी करते हैं, मेरे पास तक बातें पहुँचती हैं। बहुत कुछ कर चुका हूँ, बहुत कुछ कर सकने में सक्षम हूँ। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं रहेंगे तो मैं आगे बताऊंगा ही नहीं मैंने आगे क्या अचीवमेंट किया हुआ है। और आप कर सकने में सक्षम हैं तो मेरे पास वो क्षमता है कि आपको उस अचीवमेंट तक पहुंचा सकता हूं जो आपने सोचा नहीं होगा। क्षेत्र के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, अपने प्रदेश के सम्मान के लिए कुछ करिए, कुछ आगे बढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।